हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज हम हैं पूरी तरह से स्वस्थ और मस्त। आशा करते हैं आप भी पूरी तरह से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज सोशल अवेयरनेस के क्रम में हम फिर एक बार आ चुके हैं डॉक्टर साहब पास, श्री साईं होम्योपैथिक क्लिनिक। तो गाइज मैं डॉक्टर साहब से 2 से 3 दिनों से समय मांग रहा था कि जो इस समय की भयानक बीमारी फैली हुई है डेंगू के बारे में, तो मुझे लगा कि मुझे मौलिक कर्तव्यों का अपने पालन करना चाहिए। और आपको डॉक्टर साहब भी इसमें थोड़ा से अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब एक बार आप भी और सहयोग कर दीजिए और जो पब्लिक है, जो जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, उसके तक इसकी अवेयरनेस पहुंच जाए। तो गाइज आज मैं डेंगू से रिलेटेड कुछ सवाल डॉक्टर साहब से पूछने वाला हूँ और उनसे इसके बारे में जवाब लेने वाला हूँ। हालांकि डॉक्टर साहब के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं, एक वीडियो में पहले भी कर चुका हूँ। तो डॉक्टर साहब होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, हालांकि ये एलोपैथी के नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जनरल फिजिशियन हैं। तो इनसे सारे सवाल किए जा सकते हैं और एक डॉक्टर एक अच्छी तरह से इस तरह की घातक बीमारियों से कैसे बचना चाहिए और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उनसे अच्छा कौन बता सकता है। तो गाइज अभी हम लोग कोरोना जैसी बीमारी से निजात पाए नहीं हैं कि भारत जैसे देश में डेंगू अपना पैर पसारता चला जा रहा है। जहाँ तक गाइज मुझे डेटा की बात है तो 2015 में लगभग 1 लाख पेशेंट आए हुए थे, 2016 में लगभग 1,30,000 के आसपास पेशेंट थे और 2017 में लगभग उसी के क्रम में 20,000 पेशेंट और बढ़कर 1.5 लाख आए थे। तो गाइस डेटा की बात जहाँ तक है, इससे संबंधित जो भी डेटा होगा मैं उसको अपने स्क्रीन पर प्ले कर दूंगा। तो रहिए मेरे साथ, डॉक्टर साहब से पूछते हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस सोशल अवेयरनेस में मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। तो गाइज डेंगू से रिलेटेड सवालों में सबसे पहला सवाल मेरे मस्तिष्क में जो आ रहा है वो आ रहा है कि अगर आपको डेंगू होता है तो किस प्रकार के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक? देखिए, डेंगू के लिए आप चाहे किसी भी फिजिशियन से संपर्क कर सकते हैं जो आपको इसकी जानकारी दे सकता है और उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। प्रिलिमिनरी स्टेज में ये बीमारी आपके घर पे ही रहते हुए ठीक हो सकती है और जब इसमें सीवियरिटी आती है तभी हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर थोड़ी सी अवेयरनेस रहे, थोड़ा सा भी आप संवेदनशील रहें अपने स्वास्थ्य को लेके, तो घर पे ही रख के बहुत अच्छे से इलाज इसका किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब का हम ये इस सवाल के साथ ही साथ और भी सवालों के क्रम में ढेर सारे सवाल मेरे मस्तिष्क में हैं। तो ये पहला सवाल इसलिए मैंने पूछा कि सभी के मन में एक ही सवाल आता है कि किस प्रकार के डॉक्टर से हमें संपर्क करना चाहिए, एलोपैथी या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी। तो डॉक्टर साहब होम्योपैथी के फिजिशियन हैं, तो डॉक्टर साहब ने बहुत सटीक जवाब दिया कि किसी भी प्रकार के फिजिशियन के पास आप जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो गाइज इसी के क्रम में हमारा जो दूसरा सवाल आएगा कि आखिर में ये जो बीमारी है, डेंगू की जो बीमारी है, क्या ये कंटेजियस है? तो इसका सवाल सीधे डॉक्टर साहब से ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये कंटेजियस बीमारी है? जी बिल्कुल, ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है क्योंकि ये मच्छरों के द्वारा ही जो है फैलती है। तो जैसे एक परिवार में या एक मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उनसे एक को इन्फेक्शन हुआ, अगर मच्छर ने काट के दूसरे को काटा तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अच्छा, ये कंटेजियस कह सकते हैं इसको। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने ऐसा देखा है कि ये वायरल बीमारी, लोग कहते हैं कि ये वायरल है, ये मच्छर से फैलता है, तो क्या ये सलीवा वगैरह या इस तरह से टच वगैरह करने से भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल उससे भी हो सकता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी ये फैल सकता है। अच्छा। जी। तो गाइज ये मेरे लिए बहुत ही नई जानकारी थी। मुझे अभी तक लग रहा था कि नहीं, मच्छर के काटने से ही फैलता है। तो गाइज इसमें डॉक्टर साहब से हम एक चीज़ और भी पूछना चाहते हैं कि इस बीमारी से, क्या इस बीमारी के होने के बाद क्या मौत वगैरह होने की भी, क्या ये इतनी सीवियर है कि मौत वगैरह भी हो सकती है? तो इसके प्रति कितना हमें सचेत रहना चाहिए? हालांकि मौत का नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये बीमारी इतनी घातक होती जा रही है। कई केसेज आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि आज यहाँ पे इतनी मौतें हुई, आज यहाँ इतनी मौतें हुई। तो डॉक्टर साहब से हम ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी सीवियरिटी क्या है और क्या इससे मौत भी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक डेंगू का सवाल है तो मॉर्टेलिटी रेट तो बहुत ही कम है, यानी कि मृत्यु दर जो है बहुत कम है। जिन केसेस में लापरवाही करी जाती है और फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता है, इधर उधर झोला छाप और मेडिकल स्टोर से लेकर दवाइयाँ जो खाते रहते हैं, उन्हीं में ये दिक्कतें होती हैं। और जब मामला बहुत गंभीर हो जाता है तब वो किसी फिजिशियन के पास जाते हैं और तब ये घातक हो जाती है। अच्छा। हाँ। तो गाइज़ मेरे मस्तिष्क में एक सवाल और भी आ रहा है कि क्या किसी को अगर डेंगू हो गया है तो क्या उसकी एंटीबॉडी बनती है बॉडी में? अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर साहब से ये सवाल हम पहले करते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक सवाल और है मेरे मस्तिष्क में, उसको भी पूछेंगे।
जी हाँ, एक बार अगर डेंगू का वायरस इन्फेक्शन कर दिया है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन के बाद जो है एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो आगे काम करती हैं। लेकिन दिक्कत एक यही है कि वो एंटीबॉडी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी ये नहीं है कि पिछले साल आपको अगर डेंगू हुआ है तो इस साल नहीं होगा, ये नहीं है। वो 2-3 महीने 4 महीने के लिए एंटीबॉडीज़ रहती हैं और उसके बाद वो फिर नष्ट हो जाती हैं अपने आप। तो इसीलिए वो रिकरेंसी भी है कि हाँ, एक साल में हुआ तो अगले साल फिर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है चिकन पॉक्स या मीज़ल्स वगैरह की तरह कि एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो वो फिर आपको दोबारा वो इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है डेंगू के मामले में। तो गाइज इसके टीके वगैरह से संबंधित बात करने से पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि क्या इसके रेस्ट्रेन भी होते हैं? जैसे गाइज अभी आपने देखा कि कोरोना में अभी एक रेस्ट्रेन आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो क्या डेंगू में इस तरह के रेस्ट्रेन होते हैं? क्या डेंगू एक से अधिक बार हो सकता है? इसका जवाब तो गाइज अभी डॉक्टर साहब ने दे दिया कि हाँ, एक से अधिक बार हो सकता है, रिकरेंस है। लेकिन क्या इसके रेस्ट्रेन भी अधिक हैं? तो इसके बारे में भी जानते हैं कि क्या इसके सारे रेस्ट्रेन होने के बाद बॉडी एकदम पूरी तरह से अडाप्ट कर लेगी, एंटीबॉडी बन जाएगी? तो गाइस जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार के रिस्ट्रेन इसके हैं। देखिए, ज़्यादा तो नहीं, इसमें बस डेंगू और डेंगू हेमरेजिक फीवर 2 तरह के होते हैं। तो डेंगू तो एक सिंपल सा बुखार है जिसमें कि पेशेंट को बीमारी हुई और उसको सीवियर फीवर हुआ, हेडेक हुआ, बॉडी पे रैशेस आए, जॉइंट पेन हुआ। लेकिन डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है उसमें जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो ज़्यादा घातक होता है। तो गाइज इसी से रिलेटेड एक सवाल और भी है कि यह किस प्रजाति के मच्छर से होता है, और डॉक्टर साहब से एक सीधा सा सवाल कर लेते हैं कि इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं, और इसके बाद हम पूछेंगे कि होम्योपैथिक कितनी कारगर है। तो सबसे पहले पूछ लेते हैं किस प्रकार के मच्छर से यह होता है। उसके बाद गाइज कुछ सवाल और भी रहेंगे, उससे भी पूछेंगे कि चिकनगुनिया से क्या रिलेट करता है या फिर मलेरिया से कितना ये अलग है। तो इस तरह से भी सवाल जो हैं वो भी डॉक्टर साहब से हम पूछ लेंगे। लेकिन सबसे पहले पूछते हैं कि यह किस प्रकार के मच्छर से होता है। हाँ, ये एडीज़ नाम का एक मच्छर की प्रजाति होती है जिससे ये फैलता है। और सबसे जो ख़ास बात होती है कि ये मच्छर बहुत ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि जो नीचे रहने वाले, यानी कि नीचे के फ्लोर में रहने वाले लोग हैं या बच्चे जैसे हैं, वो ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसके मच्छर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये साफ़ पानी में पैदा होने वाले मच्छर होते हैं, ये गंदे पानी में नहीं होते हैं। तो गाइज इसी के क्रम में हालांकि डॉक्टर साहब होम्योपैथी के हैं तो इनसे होम्योपैथी की दवाएं पूछेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा एलोपैथी से है, क्योंकि सभी डॉक्टर साहब लोगों को ये पता होता है कि क्या इसमें एंटीबायोटिक काम करती है कि नहीं, और उसका कितना इसमें रोल होता है। देखिए, अब चूँकि ये वायरल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक्स का तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये है कि एंटीबायोटिक्स या कुछ ऐसी स्पेशल एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिससे कि मतलब आदमियों का एक इम्यूनिटी और ये बूस्टअप करके रखा जाए, ताकि और भी दूसरे इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो गया या और भी कोई कॉम्प्लिकेशन है वो ना होने पाए इसमें। नहीं तो सिंपल जो है, केवल फीवर को आप नॉर्मल करते रहिए, लिक्विड डाइट लगातार लेते रहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेते रहिए, तो उससे ये, क्योंकि देखिए वायरल इन्फेक्शन कोई भी होता है वो एक सेल्फ लिमिटिंग ही होता है, यानी कि खुद ब खुद 5 से 7 दिन का कोर्स करके और चला जाएगा। लेकिन आप जब उस पर ज़्यादा छेड़छाड़ करने लगते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और ज़्यादा सारी चीज़ें प्रयोग करने लगते हैं, तभी वो घातक होती हैं। तो गाइज इसी क्रम में हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें प्लेटलेट्स जो गिरना शुरू होती हैं वो कितने दिनों तक गिरती रहती हैं, और उसको बढ़ाने के, अब सीधे सवाल पे आ जाते हैं कि इसमें जो प्लेटलेट्स, इसके जो मेन लक्षण है प्लेटलेट्स का गिरना, तो उससे रिलेटेड जो भी दवाएं हैं होम्योपैथी की, डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या उसमें कुछ अपने से भी लिया जा सकता है या फिर सीधे डॉक्टर साहब से ही संपर्क करना चाहिए। तो रहिए मेरे साथ और इससे रिलेटेड भी सवालों का जवाब हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। देखिए, जहाँ तक प्लेटलेट्स की बात है तो सीबीसी तो एक बहुत मस्ट जांच होती है, जिसको कम से कम कोई भी वायरल सीज़न में कोई भी पेशेंट आपके पास आता है या जो भी फिजिशियन के पास जाता है तो वो सिंपल सीबीसी तो ज़रूर कराना चाहिए। उससे एक पता चलता है कि उनका टीएलसी क्या है, डीएलसी क्या है, प्लेटलेट काउंट क्या है, क्योंकि कभी कभी वायरल इन्फेक्शंस में भी प्लेटलेट काफ़ी तेज़ी से गिरता है। अब डेंगू में तो चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा, चूँकि ये क्या है कि इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होते हैं, तो इस वजह से प्लेटलेट्स और प्लेटलेट का डाउन होना इसमें बहुत ही कॉमन सा
ऐसा है, एक कुछ ऐसे टॉक्सिनोजेंस जो है वायरस छोड़ते हैं जिससे कि प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरता है। देखिए शुरुआत के दिनों में, यानी कि जब आपको हाई फीवर है, हाई फीवर में ही प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा डाउन होता है, यानी कि 2 से 4 दिन तक हाई फीवर। तो सबसे पहला तो काम यही करना चाहिए आपको कि किसी भी तरह से फीवर को नीचे लेके आना है, फीवर को डाउन करना है। उसके लिए आप अगर एलोपैथी की बात करें तो पैरासीटामॉल दे के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी से पोछा मार के और फिर उसके बाद थोड़ा सा पंखा वगैरह चला के हल्का मतलब ठंडे माहौल में रह के भी आप टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि हाई ग्रेड का फीवर होता है, वो नहीं होने पाएगा तो प्लेटलेट बहुत तेज़ी से नहीं गिरेगा। और शुरुआती बिल्कुल अपने से दवाई कोई भी नहीं खानी चाहिए। तुरंत जैसे ही वायरल आपको लगे कि हाँ मुझे बुखार है, वो भी हाई ग्रेड का फीवर है, तो तुरंत फिजिशियन से संपर्क करके और मेडिसिन लेना चाहिए। बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर होने पे ही फिर सीवियरिटी आना शुरू हो जाती है और भी ऑर्गन्स अफेक्टेड होने लगते हैं। तो गाइस डॉक्टर साहब से अब सीधे बात कर लेते हैं कि इसमें होम्योपैथी कितनी कारगर है। जी देखिए, डेंगू के मामले में होम्योपैथिक बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इस सीज़न में भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स, यहाँ तक कि नवजात बच्चों का भी इलाज किया, और वो समझ लीजिए कि अभी तक तो मेरे क्लिनिक पे जितने भी पेशेंट डेंगू के आए, किसी का प्लेटलेट मैंने 1 लाख से नीचे गिरने ही नहीं दिया है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल उन लोगों को काउंसलिंग किया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना मानसिक बैलेंस नहीं खोएं। डेंगू भी एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, बहुत पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका ठीक से ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो बिल्कुल वो 2 से 4 दिन के अंदर ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। 5 से 7 दिन 10 दिन की दवा करने के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल अपने रोज़ की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। और मैं देखिए वैसे तो कोई मेडिसिन्स वगैरह नहीं प्रिस्क्राइब करता, क्योंकि होम्योपैथिक में यही खास है कि हर बीमारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग मेडिसिन्स होती हैं जो डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करता है और ये कहता है तभी ठीक हो सकते हैं। अभी बहुत सारी मेडिसिन्स व्हाट्सएप पे घूमती रहती हैं, करती रहती हैं, वो मैं बहुत प्रेफर नहीं करता हूँ, सबको सलाह नहीं देता हूँ। आसपास के जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर फिजिशियन हों आपके पास, उनसे संपर्क करिए, उनसे इलाज करवाइए। बिल्कुल ये एकदम से सेफ़ है, होम्योपैथिक्स में बिल्कुल इलाज है इसका, डेंगू का, और निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर आप कर सकते हैं इलाज। तो गाइस जिस तरह के सोशल अवेयरनेस के मेरे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और छोटा सा लाइक कीजिएगा, जिससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन, और इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स में लेकर के आता रहूँगा। तो गाइस मैंने जो मुहिम छेड़ा है ब्लॉगिंग चैनल के साथ साथ कि हम पब्लिक को, अपने ऑडियंस को, अपनी जनता को अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अवेयर करते रहेंगे। और डॉक्टर साहब का भी दिल से करते हैं शुक्रिया अदा कि डॉक्टर साहब हमारा पूरा साथ देते हैं इस तरह से। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो गाइस इसी के साथ करते हैं वीडियो समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।